सर, तुगलक रोड थाने में आज आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या मामला है? सर, आज आप लोगों ने शिकायत दर्ज की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज़्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज़ हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह, 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने शिकायत की, नाम बताइए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी। कल कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी दी है प्रधानमंत्री, इससे पहले आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तब से अब तक
बीजेपी की ना टॉप लीडरशिप से कोई बयान आया है, ना ही गृह मंत्रालय इसके सामने अब पूरा मामला बनता है, इस बातों का नहीं आया। इस चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक सवाल और कनेक्ट है। आपको याद होगा गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी तरह से टिप्पणी की गई थी, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये अप्रत्याशित है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि FIR होगी, और उससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे लगाम कसेगी। और साथ में ये भी फिर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है इन धमकियों से। हम सब के सब लोग तैयार हैं अपनी जान को देने के लिए, और किसी भी तरीके से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और संविधान को बचाने की आवाज़ हम उठाते हैं। एक मिनट माइक हटाओ ना यार। गिराना नहीं भाई, पकड़ दो। आओ छोड़ो ना। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले आपके सामने 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो 17 सितंबर का नरेंद्र मोदी जी का है। वो ओडिशा में एक भाषण दे रहे थे और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। पहले उसको सुन लीजिए। महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। और अब आपके सामने मैं एक दूसरा वीडियो प्ले करूंगी, और ये प्ले करते हुए मुझे दुख है, तकलीफ है। इस देश की एक बेटी, ओडिशा की बेटी, जो स्वावलंबी बनना चाह रही है, जो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है, उसके साथ एक हादसा हुआ। हादसे से ज्यादा भयावह वो था जो उसके साथ ओडिशा के पुलिस स्टेशन में हुआ। वो वीडियो चलाने से पहले आपको याद दिला दूं, ये बेटी इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर की मंगेतर है, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर की बेटी है, और खुद एक लॉयर है। जरूर सुनिए उसने कैसे अपनी व्यथा ओडिशा के अंदर एक पुलिस स्टेशन में बयां करी है। पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे, और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे, और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए, और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया, और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज।
ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है, कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं, रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए, एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया, और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती, उनके ब्रेस्ट पर किक करता है, और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है। मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हाड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है, यह जानना आज क्यों नहीं जरूरी है? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं क्योंकि दोनों विषय जो हैं वो मेरे हृदय के बड़े समीप हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा। उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी।
हफ्ता भर नहीं हुआ अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है। 2 आर्मी ऑफिसर्स, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे हैं और सब चुप रहेंगे, सुई टपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था, पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस देश के सामने इस दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया सामने आया है। हमारी इस मंच से मांग है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाई जाए। हमारी इस मंच से मांग है, नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और महिला बाल विकास आयोग भाजपा का फ्रंटल बनने के बजाय इसका स्वतः संज्ञान ले। यह ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला है, यह मानव अधिकार का मामला है। अपराधी से बचकर हम पुलिस स्टेशन इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें सहायता मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी, और आज इस देश की आधी आबादी को नोचा पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। I will very briefly make a statement in English on this. As you saw, Mr. Modi was in Odisha. He spoke about women empowerment. Less than 72 hours later, we have a gruesome case that's come in from Odisha. A woman, a self-employed woman who runs a restaurant, is engaged to an Indian Army officer who works in the Sikh regiment, was going back to her home when some catcalling and eve-teasing happened. She went to the nearest police station. Instead of helping her out, the police tied her hands and her feet. A male police officer came and disrobed her, took off her undergarments, kicked her on her breasts, and flashed his own private parts before her. And what he said thereafter, I cannot say it in public domain. Is this how safe our women are? The Prime Minister is absolutely silent. The BJP rightfully protested in West Bengal. What about Odisha now? Are you going to keep quiet? You don't want to speak in Badlapur? You don't want to speak in UP, in Bihar, any place that's controlled by the BJP? Are you going to keep quiet on this? The Prime Minister is too busy campaigning. He doesn't have the time. We don't know who India's Women and Child Development Minister is because she rarely speaks. She doesn't speak, in fact. Women MPs of the BJP would rather be elected to parliament than to open their mouths on women's security, safety and their empowerment. The Women Commission in India is as good as a frontal of the BJP. But how is this tolerable? How will this be tolerated? Who can justify this? And this is happening not to someone who's not educated, who doesn't know her rights. She's a lawyer. She's engaged to an officer from the Indian Army of the Sikh regiment. And not just that, this has happened to the wife of the Kargil warrior in Manipur. It happened to female companions of our army officers in Madhya Pradesh. What exactly is happening in this country? Where are women safe? If women are not going to be safe in police stations, because quite frankly in this case, the crime against that woman, the sexual exploitation against that woman happened inside the police station. And who's answerable for that? 100 दिन की सरकार आप आज मना रहे हैं उड़ीसा में, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही है? 2-4 पुलिस अफसरों के तबादले से चुप रह जाएगा यह देश? आपके सवालों का अगर इस मुद्दे पर हो तो स्वागत है।
our first and foremost action is acknowledgement of what happened to that woman inside the police station. At least acknowledge what happened to her. Accept that crime against women are going up unchecked, unabated. That's the reality. That's our first demand. Don't gloss over it. Don't pretend women in this country are safe, because they're not. Women in this country are not safe. They are not safe if they are laborers in the field. They are not safe if they are doctors in the hospital. They are not safe if they are working in 9-to-5 jobs. They are not safe. So first the BJP has to accept it, acknowledge it. मेरा अपना मानना है, सबसे पहले आप ये माननीय तो कि औरतों का, आधी आबादी का कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में। चाहे वो अंगूठा छाप एक लेबर हो, खेतों में काम करने वाली, एक डॉक्टर हो, 9 से 5 ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या फिर वो बेटी हो उड़ीसा की जिसके साथ ऐसा हुआ। कौन सेफ है? हमारी पहली डिमांड है, प्रधानमंत्री को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और संरक्षण जब आप ऐसे लोगों को दीजिएगा तब ऐसे कांड होंगे। असलियत यह है कि इन लोगों का हौसला और इन लोगों का खौफ इसलिए नहीं जाता, इन लोगों का हौसला इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनको पता है ये कोई भी दरिंदगी कर दे, इनको बीजेपी का संरक्षण मिलता रहेगा। वो संरक्षण कुलदीप सिंह सेंगर को मिला, वो आईआईटी बीएचयू के दरिंदों को मिला, वो बृजभूषण को मिला, वो रामदुलार गोंड को मिला, वो तमाम उन नेताओं को, कर्नाटक का एमएलए जिसके खिलाफ एफआईआर हुई, जो 2 साल तक एक महिला का रेप करता रहा, उन सबको बीजेपी का संरक्षण मिलता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगेंगे, वो बृजभूषण की चिरौरी करेंगे और महिलाओं के लिए नहीं खड़े होंगे। यह असलियत है। Uttar Pradesh, what? I have to say that in Sambal today, I read that news. It's absolutely shocking. एक लड़की जो कि रेप पीड़िता है, अपने भाई और मां के साथ जा रही थी। एक आदमी आता है जो आरोपी है, जेल से छूटकर गोली से मारकर उसकी हत्या कर देता है। इस कानून व्यवस्था का आप ब्यौरा दे रहे थे। इस कानून व्यवस्था को आप नजीर मान के उत्तर प्रदेश का मॉडल चलाना चाहते हैं। यह असलियत है। कहां है बेटियां सेफ? इस देश की बेटियां कहां सेफ है? पहले उस लड़की का रेप हुआ, आरोपी को सजा हुई, सजा से निकलते ही जब वो जेल से बाहर आया, उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया दिन दहाड़े। क्या कर रही थी योगी जी की पुलिस? क्या कहेंगे भाजपा के लोग? इस जंगल राज, भाजपा का जंगल राज उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक साफ दिख रहा है। बीजेपी ना देखना चाहे वो उनकी चॉइस है, लेकिन उसका जो भुगतान है, उसकी जो कीमत है, वो इस देश की आधी आबादी, इस देश की बेटियां चुका रही हैं। मैम, पिछले महीने प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए थाने जाने से डरती थी। हमने सख्त कानून बनाए हैं, हम बीएनएस लेके जाएं, महिलाएं अब थाने जाएं, खुलकर शिकायत लिखाएं। अब महिलाएं अगर थाने जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती, फिर महिलाएं कहां जाएंगी? महिला मुझे नहीं पता कहां जाएंगी। मैं तो एक महिला होने के नाते आपके सामने खड़े होकर बेबस होकर आज ये कह रही हूं। मुझे नहीं पता कि अगर महिला के खिलाफ अपराध हो तो महिला कहां जाए, क्योंकि बीजेपी राज्यों में तो जब वो पुलिस स्टेशन जा रही है तो उसके साथ ये हो रहा है। मुझे नहीं पता महिलाओं को कहां जाना चाहिए। बीजेपी को हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अपराध हो जाए तो हम कहां जाए। अगर नाबालिग बेटियों के साथ अपराध होता है तो तब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है जब तक 500 लोग सड़क पे आके आंदोलन नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता, ये तो बीजेपी बताएगी। मैं व्यथित हूं, मैं परेशान हूं, मैं खुद बेबस आज महसूस करती हूं, क्योंकि कहां जाएंगी लड़कियां? आपके साथ कुछ गलत होता है, आप इस उम्मीद से पुलिस स्टेशन जाते हैं रात को, दिन में, किसी भी वक्त, कि यहां जाकर मैं सेफ हो जाऊंगी। और बर्बरता और जघन्य जो विभत्स वाक्य है वो आपके साथ पुलिस स्टेशन में हो रहा है। तो कहां जाए बेटियां? ये सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए ना, पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से। कहां जाए इस देश की बेटियां? आपने कौन से कानून बना दिए और उन कानूनों का किसको फायदा हो रहा है? मैम, कई बार आप लोगों ने इन तमाम मुद्दों को उठाया है और खास तौर पे वुमेन सेफ्टी का मुद्दा। आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का, यूपी, गुजरात का जिक्र किया और आपने इस बात का भी जिक्र किया। आप लोग बार बार सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती और हमने देखा है लगातार, चाहे वो रेप का मामला हो या ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल के बजाय आप लोग अब क्या एक्शन लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि सरकार से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम हिंदुस्तान का विपक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं।
अगर हम कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। हम आम जनता के सवाल, उनकी समस्या, उनकी व्यथा उठाएंगे और यह हमारा काम है। जब सरकारें सत्ता में बैठकर देखना और सुनना बंद कर देती हैं तो उन सोती सरकारों को जगाना विपक्ष का काम होता है। तो हम आज नहीं, हम कल भी अगर कुछ ऐसा होगा तो उस घटना को उठाएंगे। सरकार में तो हम हैं नहीं कि हम प्रशासन चलाने लगे। हम तो सोती हुई सरकार को जगा सकते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखने की मांग कर सकते हैं, लेकिन बेटियां जाग रही हैं ना इस देश की। 400 पार नारे वाले ऐसे ही थोड़ी 240 पे आ गए, ऐसे ही थोड़ी हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र सब हारेंगे, क्योंकि आधी आबादी देख रही है उनके साथ क्या हो रहा है। महिला आयोग इस देश का महिला आयोग नहीं है। महिला आयोग इस देश की महिलाओं के लिए नहीं है। महिला आयोग बीजेपी का फ्रंटल है। महिला आयोग में बीजेपी के कार्यकारी में जो महिलाएं होती हैं वो भरी जाती हैं, महिला कार्यकर्ता, और उनसे बीजेपी का चरण वंदन कराया जाता है। उनको महिलाओं के खिलाफ अपराध जरूर विपक्ष शासित राज्यों में दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल मुंह सी लेती हैं जब उनको भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध की बात करनी होती है। उसका ना संज्ञान लिया जाएगा, ना कोई कार्रवाई की जाएगी, ना हवाई जहाज से, ना ट्रेन से, ना बस से वहां जाया जाएगा। महिला आयोग से मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि महिला आयोग बीजेपी का संगठन है। वो महिला मोर्चा का एक सब संगठन बन चुका है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल। उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया। उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। यही नहीं, एक सिख की देशभक्ति पर सवाल बीजेपी तब उठाती है जब सरदार साहब के बयानों को काट छाट कर आज तक चलाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी कौन है? मनमोहन सिंह जी वो हैं जिन्होंने विभाजन का दंश सहा, छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने की पीड़ा को सहा, गरीबी और गुर्बत के आगे घुटने नहीं टेके, और उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक सच्चे सिख की तरह अपनी ताकत बनाया। देश ही नहीं, विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने तालीम हासिल करी और बतौर प्रधानमंत्री सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश में इतिहास रचा। उन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा, इस देश को मनरेगा, इस देश को राइट टू एजुकेशन, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ऐतिहासिक कानून दिए। ये उनकी दूरदृष्टता थी कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए। भारत ने अपने दरवाजे खोले और आज हम महाशक्तियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। यह सरदार साहब का कुशल नेतृत्व था कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और 10 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ डिलीवर करी। एक सच्चे सिख अनुयायी होने के नाते उन्होंने यह सब बड़ी शालीनता से किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन बीजेपी यह काम लगातार करती रही। असलियत यह है कि गुरु नानक के एक सच्चे अनुयायी का हर कदम पे, हर मौके पर उनको बेइज्जत करने का काम बीजेपी ने किया। और ये बात करते हैं सिखों की, ये बात करते हैं सरदारों की। असलियत तो यह है कि इनके लोग टीवी पर बैठकर खुलेआम सरदारों को, सरदार किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी और खालिस्तानी कहते हैं। सोचिए पर्दे के पीछे ये पंजाब के बारे में क्या सोचते होंगे। ऐसी थोड़ी पंजाब ने इनको बेदखल किया हुआ है, ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको पैदल किया हुआ है। असलियत यह है क्योंकि आजकल एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। सुनना और समझना जरूरी है कि इनके मन में असल में सिखों के प्रति, सरदारों के प्रति क्या है। मैंने सिर्फ आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा
और क्या क्या नहीं किया। यह शर्मनाक है। आज भी देरी नहीं हुई है, कान पकड़ के माफी मांगिए। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर